all of you. As you all know, I teach mechanics of solid in this semester. In previous classes, we talk about finding end reactions, okay, and we see 2 or 3 numericals for clear understanding of this concept. In a present class, we talk about the concept of compound bar, okay. So just give the heading compound bar. Compound bar. As the name suggests, it consists of two and more than two bars. It consists of two or more than two bars. अगर आप रॉड्स की बात करेंगे तो ये रॉड्स हो जाएगा, अगर आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा. तो कंपाउंड बार का मतलब क्या होता है कि इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू और टू बार्स. अगर इसको एग्जांपल से हम देखें तो जस्ट इसको ऐसे समझ लीजिए आप कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक स्टील रड है जो कॉपर ट्यूब के अंदर इंसर्टेड है. ठीक है, ये ट्यूब है. ठीक है, ये आपकी कॉपर ट्यूब है और इसके इनसाइड में ये आपकी स्टील रड है. ठीक है, ये आपकी स्टील रड है और ये आपकी कॉपर की ट्यूब है. हॉलो है तभी तो इंसर्ट है. और इसके एंड पे आपने क्या किया, इसके एंड पे आपने एक फोर्स पी अप्लाई कर दिया. ठीक है, यहाँ भी पी अप्लाई कर दिया और यहाँ भी पी अप्लाई कर दिया. तो अब ये जो पी है, ये दोनों जो आपकी बार है, अब ये जो आपकी पूरी स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक तरह कंपाउंड है क्योंकि इट कंसिस्ट मोर देन टू बार. सपोज के लिए कॉपर की ट्यूब है और एक स्टील की बार है. अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये पी किस तरह से इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो यहाँ हम इस चीज़ की स्टडी करेंगे. ठीक है, तो इन कंपाउंड बार्स पहला क्या कॉन्सेप्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू और टू बार्स. दूसरा, इसमें हम इसकी स्टैटिक्स का अध्ययन करेंगे और ये देखेंगे कि लोड शेयरिंग किस प्रकार से हो रहा है और इसमें कैसे वो डिफ्लेक्शन को मेंटेन कर रहा है. ठीक है, इससे पहले हम लोगों को एक चीज़ देखना है. देर आर टू सिस्टम्स. ओके, द फर्स्ट वन इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम बेस्ड ऑन reactions finding in statics systems can be classified into two categories. ठीक है, द फर्स्ट वन इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट सिस्टम. फर्स्ट वन इज स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम okay, and the second one is statically indeterminate system. ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो आपकी स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स अलोन कैन फाइंड द रिएक्शंस. मतलब जो फोर्सेस होंगे वो स्टैटिक्स के इक्वेशन को अप्लाई करके ही फाइंड हो जाएंगे. इस केस में क्या होता है कि इसको हम लोग देखें, इन केस ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम, इन केस ऑफ statically determinate system, you can say the equations, the forces in members, you can say the forces in various member, more precisely various members can be determined by
प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स एलोन, प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स एलोन। अब क्या कहती है प्रिंसिपल स्टैटिक्स की, कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इन अ गिवन रेफरेंस फ्रेम इज जीरो। दैट मीन्स फॉर द स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम, that is for statically determinate system, you can say the summation, the equations, that is summation of all the forces and all the moments is zero in a given reference frame and for a chosen coordinate system of forces। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है कि आपको इन रिएक्शंस या कोई भी अननोन फाइंड करने के लिए या फोर्स को फाइंड करने के लिए फॉर द डिफरेंट मेंबर्स आपके पास स्टैटिक्स की इक्वेशन ही सफिशिएंट रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेल नोन सिंपली सपोर्टेड बीम है, काफ़ी कॉमन सा एग्जांपल ही हिंज किया हुआ यहाँ पे, और ये एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। इसके जस्ट किसी मिड पे हमने एक पी फोर्स अप्लाई कर दिया है, डिस्टेंस L/2 है, ये डिस्टेंस भी L/2 है, ये टोटल डिस्टेंस L है। तो इसके रिएक्शन सपोज कर लीजिए कि हमने इसको बोल दिया कि A है, ये B है, ये C है, ये रिएक्शंस RA हो गया और ये रिएक्शंस RB, ये वर्टिकली अपवर्ड। तो ये जो रिएक्शंस हैं, क्या वो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स को अप्लाई करने के बाद ये रिएक्शंस फाइंड हम कर पा रहे हैं? तो ये आपको पता है कि जैसे ही आप स्टैटिक्स के इक्वेशन अप्लाई करेंगे, डैट इज नो इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स क्या होगा इस फॉर द बीम के लिए, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स फॉर दिस बीम, for this beam equal to summation of all the forces in Fy is 0 and summation of moment about any point, suppose we take the point A, is 0, and by applying these two equations we can easily find the end reactions. This is Ra and this is Rb. Okay, by how many Ra plus Rb equal to P अप्लाइड फोर्स है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इज जीरो, इज दैट मीन्स ए के अबाउट द मोमेंट जीरो ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस P इंटू L/2 इंटू RB इंटू इसका मोमेंट लेंगे तो क्या आएगा माइनस P इंटू L/2 एक्सटर्नल फोर्स का, ये क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस हो जाएगा, और RB का RB इंटू L इक्वल टू ज़ीरो। आप यहाँ से देख सकते हैं P का मोमेंट अगर ए के अबाउट लीजिएगा तो ये क्लॉकवाइज देगा, और B का मोमेंट RB का मोमेंट अगर हम लोग ए के अबाउट लेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, इसलिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है हमारी साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास दो इक्वेशन और दो अननोन है, एंड फ्रॉम दीज टू इक्वेशन ऑफ स्टैटिक्स वी कैन इजली फाइंड द इंड रिएक्शंस RA एंड RB, ये नोन हो गया आपको। तो ये क्या हो गया स्टैटिकली डिटर्मिनेट सिस्टम, क्योंकि यहाँ जो स्टैटिक्स की इक्वेशन इज मोर देन सफिशिएंट है रिएक्शंस को फाइंड करने के लिए या फोर्सेस को फाइंड करने के लिए। लेकिन बट फॉर द इनडिटर्मिनेट सिस्टम, बट यू कैन से बट फॉर स्टैटिकली indeterminate system, in determinate system forces in various member can't be determined, हमने कुछ नहीं किया मतलब हमने एक फॉर्मल सा डिफिनेशन देख लेते हैं, डिटरमाइन द बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स एलोन। अब इस सिस्टम का जो सबसे हमारे पास जो प्राइम एग्जांपल है जिसकी हमें आज स्टडी करनी, वो है आपकी कंपाउंड बार। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपाउंड बार, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी आपकी बार है, कंपाउंड बार का मतलब ये हुआ कि उस बार में मोर देन 2 मेंबर्स एटलीस्ट रहेंगे तभी वो कंपाउंड है, या तो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा हो। ओके, इन सच सिस्टम दैट मीन्स फॉर
statically indeterminate system additional equation is required। अब आपको अननोन्स निकालने हैं, तो अननोन्स निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? एडिशनल इक्वेशन। एडिशनल इक्वेशन इज required to supplement the static equations to determine the unknown forces। मतलब फॉर द स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट सिस्टम, अब आपके पास, आपको पता है कि जो फोर्सेस के इक्वेशंस हैं, दैट मीन्स जो स्टैटिक्स के इक्वेशंस हैं, वो सफिशिएंट नहीं है अननोन्स को फाइंड करने के लिए। तो अब चूंकि अननोन्स है उसे आपको फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को सप्लीमेंट करने के लिए, कौन सी इक्वेशन को? स्टैटिक्स के इक्वेशन को सप्लीमेंट करने के लिए हमें कुछ एडिशनल इक्वेशंस चाहिए ताकि हम अननोन्स को फाइंड कर सकें। तो ये जो आपकी अननोन्स, जो आपकी सप्लीमेंट इक्वेशन है, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस। उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस। ओके, दीज यू कैन से these supplementary equations is known as what? Compatibility equations। compatibility equations। ओके, ये किस में आएगा? इन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट सिस्टम में, क्योंकि इस सिस्टम में जो स्टैटिक्स के इक्वेशंस हैं वो सफिशिएंट नहीं है रिएक्शंस को फाइंड करने के लिए, अननोन्स को फाइंड करने के लिए। तो अब इस इक्वेशन को सप्लीमेंट करने के लिए जो इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। ओके, अब ये जो मैंने पहले ही बताया था, एंड ये जो कंपाउंड बार है वो सबसे प्राइम केस है फॉर द स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट सिस्टम के लिए। ठीक है, ओके, ए कंपाउंड बार, यू कैन से मोर प्रिसाइजली, ए कंपाउंड बार इज ए प्राइम केस ऑफ an indeterminate systems। मतलब अगर ये जो कंपाउंड बार है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको समझने के लिए फॉर द स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट सिस्टम्स को। ठीक है, तो आज हम किसकी स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे कंपाउंड बार्स की। कंपाउंड बार्स। ओके, तो अब मैंने पहले ही बताया था कि इसका हम लोग एक फॉर्मल सा डिफिनेशन देख लेते हैं अभी। ए बार कंसिस्टिंग ऑफ टू, और मैंने पहले ही बताया था, टू और मोर देन टू बार्स of different material in parallel। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ, in parallel is known as composite और compound बार।
इसको हम लोग कंपोजिट भी कह सकते हैं, कंपोजिट और कंपाउंड बार, ठीक है। इन सच ए केस, इसको हम लोग और सप्लीमेंट कर दें, इन सच ए केस द शेयरिंग ऑफ लोड, मैंने पहले ही बताया था आपको कि चूंकि स्टैटिक्स के इक्वेशंस जो होंगे वो कंपाउंड बार के ईच मेंबर के लोड शेयरिंग को फाइंड करने के लिए इनसफिशिएंट होंगे। तो अब इस अननोन्स को फाइंड करने के लिए हमें स्टैटिक्स के इक्वेशन के अलावा कुछ सप्लीमेंट्री इक्वेशंस चाहिए होगा, जिसे हम लोग कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस कह रहे थे, ठीक है। जिसके द शेयरिंग लोड by each member, you can say by each member can be found by applying इक्विलिब्रियम, जो आपकी इक्विलिब्रियम जो स्टैटिक्स के इक्वेशंस थे, एंड कॉम्पेटिबिलिटी। मैंने पहले ही बताया था फॉर द स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट सिस्टम्स, आपके पास जो अवेलेबल स्टैटिक्स के इक्वेशन है वो सफिशिएंट नहीं है अननोन्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल था हमारे कोर्स ऑफ इंटरेस्ट को लेके, वो क्या था, कंपाउंड बार। कंपाउंड बार क्या था, ए बार कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 मेंबर्स इन पैरेलल, ठीक है। तो अब जो इस केस में था, इस केस में क्या था कि अब आपको उसके जो लोड शेयरिंग निकालनी है, किसी एक्सटर्नल लोड अप्लाई करने के बाद उसके जो वो पार्ट्स हैं आपस में किस तरह से लोड को शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए एटलीस्ट। एक आपकी स्टैटिक्स की इक्वेशन चाहिए जिसे हम लोग इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी कहते हैं, और एक आपको क्या चाहिए, एक आपको मतलब क्या चाहिए, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस। दैट मीन्स कंपाउंड बार को सॉल्व करने के लिए आपको स्टैटिक्स के इक्वेशन चाहिए और कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस चाहिए। अब देखेंगे कि ये कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में ये जो है ये आपकी डिफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट से आती है, ठीक है, डिफॉर्मेशन कंस्ट्रेंट से आती है। इसको हम लोग अगर देखें ध्यान से, एक हम लोग फिगर ले लेते हैं, चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक कंपाउंड बार है, ठीक है। अब इसमें इसकी लेंथ सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे फॉर इस केस के लिए हम देखें तो आपकी 2 मटेरियल 1 है 2 है, कुछ भी सपोज कर लीजिए कि ये कॉपर हो सकती है, ये आपकी स्टील हो गई, ठीक है। यहाँ दोनों की लेंथ सेम है। ये हम यहाँ ये देखिए दोनों पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल या सीरीज आप लोड एप्लीकेशन के थ्रू समझ सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आपको याद होगा, जो भी आप इससे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा, एक रेसिस्टेंस रहता था, एक सेम अगर वोल्टेज डिफरेंस है तो आप कह सकते हैं कि वो पैरेलल में है। यहाँ भी वही चीज़ है, इसके दोनों एंड्स पे जो फोर्स है वो क्या लग रहा है, वो सेम लग रहा है। इसलिए कंपाउंड बार में एक अंडरलाइन स्टेटमेंट ये है कि जो होगी वो पैरेलल में होगी, ठीक है। तो ये कॉपर की बार थी, ये स्टील है। अब यहाँ दोनों की लेंथ सेम है और लोड इस पे P लग रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो होगा आपका मटेरियल 1 इस P को किस तरह से शेयर कर रहा है और आपकी 2 किस तरह से शेयर कर रही है, तो इसे मान लीजिए तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 2 इक्वेशंस चाहिए। ये P1 होगी और ये P2 मान लो लोड शेयरिंग है। तो फ्रॉम द स्टैटिक्स इक्वेशन हम कह सकते हैं, फ्रॉम द स्टैटिक्स इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं कि P जो होगी वो P1 प्लस P2 के बराबर होगी। अब यहाँ P1 क्या है, जो लोड शेयर कर रहा है, जो आपका मटेरियल 1 है। P2 क्या है, जो आपकी मटेरियल 2 है, वो किस तरह से लोड को शेयर कर रही है। सपोज कर लीजिए कि एक दूसरा केस हम ले लेते हैं और यहाँ एक फोर्स हम कंप्रेसिव फोर्स F लगा देते हैं। यहाँ देखिए लेंथ डिफरेंट है, ये मान लीजिए L2 है तो ये L1 है। ये कंफर्म है कि L1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू L2। तो यहाँ भी अगर हम एक फोर्स F लगा दें वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ भी क्या होगा, सपोज कर लीजिए F1 है
ये F2 है, इसकी जो रिएक्शंस होगी इस डायरेक्शन में लगेगी इसको अपोज करने के लिए, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2। ये आपके दोनों स्टैटिक्स के इक्वेशंस हैं, या मोर प्रिसाइजली यू कैन से इट्स अ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। लेकिन इस इक्वेशंस को सिर्फ हेल्प लेके आप अननोन्स को, ये P1 P2 को, यहाँ F1 F2 को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अब आपको एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए इस इक्वेशन को सप्लीमेंट करने के लिए, उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। उसे हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस। इसका मतलब क्या हो रहा था यहाँ कि अब आप इस केस को देखिए, एक कॉमन सा सेंस है कि अगर इस दोनों सिस्टम को परफेक्टली साथ साथ रहना है, मतलब कंस्ट्रेंट को मेंटेन करना है, तो अगर इसमें किसी तरह का मतलब डिस्टॉर्स, मतलब इसके जो इसकी कंपाउंडिंग है इसमें के स्ट्रक्चर को अगर डिस्टर्ब नहीं करना, तो आप कह सकते हैं जो मटेरियल 1 की डिफॉर्मेशन होगी वो मटेरियल 2 की होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये कंपाउंड बार रहेगा ही नहीं। अगर मतलब है सीधी और आसान भाषा में कि अगर दोनों को साथ रहना है तो जितना डिफॉर्मेशन मटेरियल 1 का होगा उतना ही 2 का होगा, ड्यू टू अप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल लोड P। इसका मतलब अगर यहाँ ये लोड टेंसाइल है तो दोनों में जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि फॉर द केस, यहाँ क्या कह सकते हैं हम कि डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। सपोज कर लीजिए कि 1 का डिफॉर्मेशन डेल्टा 1 आया और 2 की डिफॉर्मेशन डेल्टा 2 आई, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा 1 जो 1 की डिफॉर्मेशन है और डेल्टा 2 2 की डिफॉर्मेशन है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इन दिस केस, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2। इसका मतलब जो एक्सटेंशन ऑफ मटीरियल 1 है, एक्सटेंशन ऑफ मटीरियल 1 ये किसके बराबर होगा, एक्सटेंशन ऑफ मटीरियल 2। क्योंकि अगर इन दोनों कंपाउंड बार को आपस में कंस्ट्रेंट मेंटेन करना है, मतलब उसको कंपाउंड बार बने रहना है, तो ये आपको ये चीज़ें रहेगी। इसी इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। ओके, ये मोर और लेस आपकी डिफॉर्मेशन इक्वेशन से आएगी। तो अब आपके पास हुक्स लॉ से एक रिलेशन है, ठीक है। हुक्स लॉ से क्या है कि डेल्टा 1 क्या होगी, इसको अगर आप लिखना चाहें, सिंस डेल्टा 1 क्या होगी फ्रॉम द PL अपॉन AE से। देखिए इसकी अपनी P1 की, सपोज कर लीजिए कि लोड P1 लग रहा था, इसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों की मान लीजिए कि सेम है, और इसकी यंग्स मॉडुलस E1 है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होगा, डेल्टा 1। P1 लेंथ L है, एरिया A1 है, और इसकी E1 हो जाएगी, लेंथ भी हम L1 कर देते हैं फॉर द जनरलाइज केस। एंड डेल्टा 2 क्या होगी, P2 L2 इक्वल टू A2 E2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अब आपके पास दो इक्वेशंस हो गए, अब ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है फ्रॉम द कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन से। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस हो गए और दो अननोन्स हो गए। पहला इक्वेशंस क्या हो गया, पहला इक्वेशंस क्या हो गया कि जो लोड था वो शेयर हो रहा था मटेरियल 1 एंड 2 में, ये आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस थी, ठीक है। और दूसरा क्या था आपका, कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस। ये क्या था, डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 2, मतलब जो मटेरियल 1 की डिफॉर्मेशन आएगी, चूंकि ये केस में टेंसाइल लोड है, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 की जो एक्सटेंशन होगी वो 2 के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड बार है, तो अगर दोनों को कंस्ट्रेंट मेंटेन करना है तो यहाँ से हम क्या लिख सकते थे, डेल्टा 1 को P1 L1 अपॉन A1 E1 फ्रॉम द आवर फेमस फार्मूला PL अपॉन AE से। सिमिलरली P2 L2 अपॉन A2 E2। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए नोन है। अब ये नोन है, 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 तो आप P1 और P2 में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और आपके पास जो प्रीवियस इक्वेशंस है उसमें पुट करके आप P1 को इन टर्म्स ऑफ P निकाल सकते हैं, फिर देन आप P2 को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे,
इस जनरलाइज इक्वेशंस को, तो आपको यहाँ से जो P2 मिलेगी वो मिलेगी PA2E2, ठीक है, अपॉन A1E1 प्लस A2E2, एंड जो P1 मिलेगी वो मिलेगी PA1E1 अपॉन A2E2 प्लस A1E1, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जब फॉर द केस ऑफ स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट सिस्टम्स, जो स्टैटिक्स के इक्वेशंस हैं वो सफिशिएंट नहीं है अननोन्स को फाइंड करने के लिए, तो उस केस में हमारे पास एक एडिशनल इक्वेशन रहता है जिसे हम लोग कॉम्पिटिबिलिटी रिलेशंस बोलते हैं, और उस इक्वेशंस को हेल्प करके हम इन रिएक्शंस या अननोन्स को हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल था वो कंपाउंड बार था। कंपाउंड बार में क्या था, ये ऐसा बार जो मोर देन 2 मेंबर्स को कंसिस्ट कर रहा है। तो अगर इस बार पे कोई एक्सटर्नल लोड लग रहा है, हमने इस केस में देखा था, तो अब ये लोड शेयर कैसे करेगा, दैट मीन्स अगर एक्सटर्नल लोड P है तो ये P1 कैसे शेयर होगी, तो हमने पहले ही बोल दिया कि ये P1 और P2 है। मान लीजिए कि ये जो आपकी मटेरियल 1 है इसने P1 शेयर किया और आपकी मटेरियल 2 ने P2 शेयर किया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू P1 प्लस P2 होगी। सिमिलरली इस केस में लेंथ सेम है बट यहाँ लेंथ डिफरेंट है, लेकिन यहाँ भी जो उसकी इस डिफॉर्मेशन होगी, जो इसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा वो दोनों का सेम होगा। इस केस में भी हम कह सकते हैं, ठीक है, या तो लेंथ सेम हो या लेंथ डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है। इसी दोनों को यूज करके हमने दोनों रिएक्शंस फाइंड किए हैं, P1 को भी फाइंड किया और P2 को भी फाइंड किया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कुछ चीज़ों को हम लोग और देख लेते हैं इसी को एक्सटेंड करते हुए। जैसे सपोज कर लीजिए कुछ फिगर्स देखेंगे हम, ताकि चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट वही है कि आपको सप्लीमेंट इक्वेशंस लिखने हैं, ठीक है। जैसे इस केस में देखिए, यहाँ भी लेंथ आपकी डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ भी आपकी लेंथ डिफरेंट है। अगर हम ये कह दें कि ये जो प्लेट है आपको इसको हॉरिजॉन्टल रहना है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं पहला तो ये होगा कि अगर ये लोड इसमें ब्रास को आप B बोल दें, स्टील को आप S बोल दें, फिर ये ब्रास को PB बोल दें, तो आप कह सकते हैं क्या, फ्रॉम द स्टैटिक्स इक्वेशन क्या होगी, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, देन यू कैन से ये रिएक्शंस इसमें PB आएगा ऊपर में, इसमें PS आएगा और इसके ऊपर में PB आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 2PB प्लस PS इक्वल टू 120, ऐसा कह सकते हैं क्या। तो यहाँ से आपकी इन रिएक्शंस से आपने इसको फाइंड कर लिया फ्रॉम द स्टैटिक इक्वेशन। लेकिन क्या ये इक्वेशन इस अननोन्स को PB को या PS को फाइंड करने के लिए सफिशिएंट है, तो आपको लगेगा नहीं, आपको एडिशनल इक्वेशन चाहिए इस अननोन्स को फाइंड करने के लिए जो लोड वो शेयर कर रहा है अगेंस्ट द 120 किलो न्यूटन। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सप्लीमेंट इक्वेशंस लिखेंगे। इसके लिए क्या होगा, कंपेटिबिलिटी इक्वेशन। compatibility equation for this system is what, आप कह सकते हैं कि अगर इस प्लेट को हॉरिजॉन्टल रहना है, ये जो है इसको हॉरिजॉन्टल रहना है इस प्लेट को, तो जो डिफ्लेक्शन होगी या जो डिफॉर्मेशन होगी, जो डाउनवर्ड एक्सटेंशन होगा ब्रास का स्टील का, वो क्या होगा, सेम होगा। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ ब्रास इक्वल टू एक्सटेंशन ऑफ स्टील, ये आप कह सकते हैं। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि PB, ब्रास की लोड PB थी, लेंथ ब्रास की LB हो गई, एरिया हो गई ब्रास की AB, यंग्स मॉडुलस EB। सिमिलरली आप सफिक्स S कर दीजिए फॉर स्टील, तो आपके पास 2 अननोन और 2 इक्वेशंस हैं, तो आप इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब कि कंपाउंड बार में स्टैटिक्स के इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है उसके लोड शेयरिंग को फाइंड करने के लिए, हमें उसे सप्लीमेंट करना पड़ता है फॉर द अननोन्स फाइंडिंग, एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एज कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशंस। ओके, अब हम लोग एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर इस लेक्चर को हम लोग ख़त्म करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए कि आपकी एक तरह से ओके ठीक
ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं, प्लेन स्लाइड पे। ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। सपोज कर लीजिए कि आपकी एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें ये जो आपकी फिक्स्ड है, ठीक है, तीनों जो बार है आप इसको इस तरह समझिए कि ये मान लीजिए मेंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम द स्टैटिक्स इक्वेशंस को देख के, यहाँ जो लगा हुआ है P, आप कह सकते हैं कि P इक्वल टू 2P1 cos थीटा प्लस P2। कैसे? आपने P1 का कंपोनेंट लिया इस डायरेक्शन में, फिर से P1 का और P2 ये, मतलब अगर ये P लग रहा है तो ये तीनों रड पे रिएक्शंस मान लीजिए 1 है, ये आपकी P2 है, ये आपकी P3 है। क्योंकि 1 और 3 जो है आपकी तीनों सेम मेंबर है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो P1 है, सॉरी जो P1 होगी वो P3 के बराबर होगी, ठीक है। तो 1 और जो 3 मेंबर है वो आपकी कॉमन सी सेम मटेरियल की मेंबर है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं। तो यहाँ से आप अननोन नहीं फाइंड कर सकते हैं, मतलब यहाँ हम कह रहे हैं कि जो आपकी मटेरियल 1 और 3 है वो सेम है, तो लोड आपकी शेयरिंग में P1 ही आएगी और इसकी P2 आएगी। अब यहाँ से आप फाइंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि चूंकि ये इक्वेशन एक ही है और नॉन P1 एंड P2 है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर दिस सिस्टम व्हाट इज कॉम्पेटिबिलिटी रिलेशन। सिस्टम को अगर हम लोग फिर से रीड्रॉ करें तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे लोड अप्लाई करने के बाद ये जो वर्टिकल मेंबर P2 है उसकी डिफ्लेक्शन डेल्टा 2 आ गई, ठीक है, और इस 1 और 3 की चूंकि वो सेम मेंबर है, सेम टाइप की वो आपकी रड है, तो इसकी डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 आ गई। तो अब इसमें एक रिलेशन है क्या हम लिख सकते हैं, जैसे इसको इस तरह से देखें तो हम लिख सकते हैं क्या कि डेल्टा 2 कॉस थीटा इक्वल टू डेल्टा 1। ऐसा हम देखिए, इस ट्रायंगल को देखिए आप, ये इसकी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से ये इस तरह से ये 90 है और ये डेल्टा 2 है ये, और ये आपकी जो है ये डेल्टा 1 है। तो कॉस थीटा अगर आप लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा 2 इक्वल टू कॉस थीटा अगर आप लिखना चाहें, ये एंगल जो है आपकी थीटा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 2। तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये देखा कि फॉर द कंपाउंड बार जो इक्वेशंस है हमारे पास स्टैटिक्स के वो सफिशिएंट नहीं है अननोन्स को फाइंड करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ता है, अपार्ट फ्रॉम दिस इक्वेशंस वी हैव टू सप्लीमेंट द स्टैटिक्स इक्वेशंस बाय compatibility equations in order to find the load sharing or reactions or load on each member of the compound bars। तो आपको बस दो ही इक्वेशंस याद रखने हैं, दो ही इक्वेशंस लिखने हैं आपको। पहला क्या है आपका, पहला है आपका स्टैटिक्स के इक्वेशन, दैट मीन्स इसको हम जनरलाइज कर दें, फॉर कंपाउंड और कंपोजिट बार क्या होगा। पहला इक्वेशन क्या है आपकी, स्टैटिक्स की इक्वेशन है और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, and second one is the compatibility equations, ठीक है। तो आपके पास दो इक्वेशंस रहेंगे और दो अननोन्स रहेंगे, तो आप इजली लोड शेयरिंग को या अननोन रिएक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर and like my video। We will meet in the next class tomorrow। Thank you for this lecture and give your precious time। Thanks।